हाय हेलो एवरीवन। इसके अंदर हम करेंगे पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ यूपी पुलिस रेगुलेशन। इससे पहले हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया, तो प्लीज़ उन वीडियोस को देख लीजिएगा, आपकी बहुत हेल्प होगी अगर आप यूपी एपीयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यूपी पुलिस रेगुलेशन अपना कंप्लीट करना चाहते हैं। तो इसके अलावा अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या फिर आप जुडिशरी एग्ज़ाम की, तो आप ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा है इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप मुझसे डिटेल्स ले सकते हैं। मैं आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूँगा। अब हम आते हैं इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। यूपी एपीयू के अंदर ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा हम जितना भी सिलेबस है यूपी एपीयू का वो कंप्लीट कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन जो पार्ट 3 की बात करता है, इसके अंदर पूरे पार्ट के अंदर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात होगी कि किस तरीके से कौन से ऑफिसर की अपॉइंटमेंट होगी, कौन उसको अपॉइंट करेगा, इसके अलावा उसका प्रमोशन कैसे होगा। तो इस तरीके की जो बातें हैं, एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी बातें हैं, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी बातें हैं वो यहाँ पे की जाएंगी। अब देखते हैं कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट होती है। तो चैप्टर 29 जो है अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है, गजटेड ऑफिसर्स ऑफ द फोर्स। अब इसके अंदर दो तरीके के ऑफिसर्स बता रखे हैं, पैरा 397 और पैरा 398 के अंदर। एक ऑफिसर जो है वो गजटेड ऑफिसर्स हैं फोर्स के, और दूसरे कौन है, नॉन गजटेड ऑफिसर्स हैं पुलिस फोर्स के। गजटेड ऑफिसर्स कौन कौन आएंगे? गजटेड ऑफिसर्स हो जाएंगे आपके इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एंड डिप्टी सुपरिटेंडेंट। ये वाली जो पोस्ट है हमने चैप्टर 1 के अंदर भी समझी थी कि किस हिसाब से ये हायरार्कीज हैं। ठीक है, सबसे ऊपर आईजी आते हैं, उसके बाद डीआईजी आते हैं, उसके अंडर जो होते हैं एआईजी आते हैं, देन एसपी आते हैं, फिर एएसपी आते हैं एंड डीएसपी आते हैं। तो ये जितने भी ऑफिसर्स हैं ना, ये सब क्या होते हैं, गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। और उसके बाद नॉन गजेटेड ऑफिसर्स कौन से होते हैं, जैसे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल। तो इससे नीचे के जितने भी ऑफिसर्स हैं ये सब के सब नॉन गजेटेड ऑफिसर्स कहलाते हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट तक जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, गजेटेड ऑफिसर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपको चीज़ ध्यान में रखनी है कि गजेटेड ऑफिसर कौन से हैं और नॉन गजेटेड ऑफिसर्स पुलिस फोर्स में कौन से हैं। देन ऑफिसर्स एंड देयर अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अब कौन कौन से ऑफिसर्स हैं, उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन सी है। तो सबसे पहले जो एसपी होते हैं या फिर उससे ऊपर रैंक के होते हैं, जितने भी आईजी, डीआईजी या जितने भी हमने उससे ऊपर रैंक के पढ़े हैं, इन सबको कौन, गवर्नर इन काउंसिल अपॉइंट करते हैं। तो इनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होती है, गवर्नर इन काउंसिल जो होते हैं वो इनको अपॉइंट करते हैं, जितने भी एसपी से ऊपर के लेवल के ऑफिसर्स होते हैं। देन असिस्टेंट एसपी जो होते हैं उनको किसके थ्रू अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंटेड ऑन प्रोबेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिजल्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हेल्ड इन इंडिया। तो इनको प्रोबेशन के तौर पर, मतलब प्रोबेशन पे अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उनके थ्रू, इनके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उनके थ्रू इनको अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद आते हैं रिजर्व इंस्पेक्टर। तो अब यहाँ पे मेनली सारी जो पोस्ट है वो किस तरीके से होंगे, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट करेंगे बाय प्रमोशन ऑफ सिलेक्टेड सब इंस्पेक्टर। तो कुछ सब इंस्पेक्टर्स को सिलेक्ट करके उनको प्रमोट करके क्या बना दिया जाएगा, रिजर्व इंस्पेक्टर बना दिया जाएगा। तो ये काम कौन करेंगे, डीआईजी करेंगे, जो आईजी के नीचे आ रहे होते हैं। देन सर्कल इंस्पेक्टर होते हैं, सर्कल इंस्पेक्टर भी डीआईजी के थ्रू अपॉइंट होते हैं, वही प्रमोशन के थ्रू किसी सब इंस्पेक्टर को प्रमोट करके। देन आर्म पुलिस, इनको भी कौन अपॉइंट करते हैं, डीआईजी करते हैं। सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस जितनी होती हैं डीआईजी करते हैं, और जो भी क्वालिफाई करते हैं पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के थ्रू उनको इस चीज़ के लिए अपॉइंट कर दिया जाता है, सब इंस्पेक्टर के लिए। देन माउंटेड पुलिस, ये भी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल करते हैं, और जो हेड कांस्टेबल्स होते हैं ये एसपी करते हैं। तो इस तरीके से इन इन लोगों को ये लोग अपॉइंट करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि आर्म पुलिस को कौन अपॉइंट करता है, सब इंस्पेक्टर को कौन करता है, या डीआईजी को कौन करता है। तो डी जब जैसे कि सुपरिटेंडेंट या उससे ऊपर के लेवल के, तो सबको ही गवर्नर इन काउंसिल कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको सोच के अपना एमसीक्यू ठीक करना होगा। देन 411 के अंदर हमें दे रखा है कि क्या क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होगी जब हम किसी को रिक्रूट कर रहे होंगे, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रिक्रूट के बारे में 412 में बता रखा है। फिर जो भी रिक्रूट्स हैं
स्टेट दैट रजिस्टर ऑफ कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट शैल बी केप्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, उनका जो रजिस्टर है हर एक डिस्ट्रिक्ट में मेंटेन होगा। पैरा 413 में बता रखा है, ये पैरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, पैरा आपसे पूछ सकते हो, तो पैरा इन वाले के अंदर याद रखना। एंड पैरा 414 में बता रहा है दैट ऑल एनरोल्ड कैंडिडेट फर्निश अ सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग बीन सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड, और ये चीज़ ऐड ऑन हुई है कि वो सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड है, ये भी उनको अपना जो सर्टिफिकेट है वो उनको प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद आता है सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो जो सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट होता है ना, कौन से फॉर्म में आता है, फॉर्म नंबर 25 के अंदर आता है, जिसके ऊपर क्या क्या शो हो रहा था कि उनकी डेट ऑफ एनरोलमेंट क्या है, और shall be given mounted on cloth on every person enrolled in the police force act 5 of 1861। तो उनको उनकी जो क्लोथ है उनको माउंटेड करके देना है हर एक पर्सन के जो भी एनरोल्ड है पुलिस फोर्स एक्ट 5 ऑफ 1861 के अंदर, जिसको इसके बाद हम पढ़ेंगे पुलिस फोर्स एक्ट को। देन दिस सर्टिफिकेट मस्ट बी गिवन अपॉन क्विटिंग द सर्विस, और ये जो सर्टिफिकेट है वो जब सर्विस क्विट कर देंगे उसके बाद दे दिया जाएगा। दीज ऑर्डर्स ऑल्सो अप्लाई टू मेन टेम्पररी एम्प्लॉयड, और जो लोग टेम्पररी भी एम्प्लॉयड है उनके लिए भी ये ऑर्डर्स जो है वो एप्लीकेबल रहेंगे। तो ये चैप्टर 29 हो गया। देन चैप्टर 30 आता है जिसके अंदर प्रमोशंस के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले जो गजेटेड रैंक के ऑफिसर्स हैं, अब आपको पता है कि गजेटेड रैंक के कौन होते हैं, तो उनका प्रमोशन किस तरीके से होगा। तो जो गजेटेड रैंक के ऑफिसर्स होते हैं उनका जो प्रमोशन होता है वो गवर्नर इन काउंसिल ही करेंगे, जो अपॉइंट करते हैं वही इनका एक तरीके से प्रमोशन कर रहे हैं। और जो इंस्पेक्टर जनरल होते हैं, ऑफिसर हु स्पेशली सिलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, द इंस्पेक्टर जनरल इज एन, अच्छा अभी बता रहा है कि इंस्पेक्टर जनरल जो है एक ऑफिसर है जो कि स्पेशली सिलेक्ट होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो आईजी तो आपको पता ही है कौन होते हैं, हाईएस्ट रैंक वाले जो होते हैं, तो गवर्नमेंट उनको करती है, और बाकी जितने भी गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं उनकी जो एक तरीके से प्रमोशन है वो गवर्नर इन काउंसिल करता है। अब आईजी कौन बनेगा फिर ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। द सीनियरिटी ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट विल बी अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, और कौन से डिप्टी सुपरिटेंडेंट सीनियर होंगे वो डिपेंड करेगा उनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से। तो अब क्योंकि बहुत सारे डिप्टी सुपरिटेंडेंट होते हैं तो कौन सीनियर होगा, तो जो पहले अपॉइंट हुआ है वो ज़्यादा सीनियर है, और जो बाद में अपॉइंट हुआ है वो कम सीनियर है। तो जो सीनियरिटी है डिप्टी सुपरिटेंडेंट की वो अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होगी। अगर एक तारीख को हो रहा है और दूसरा 2 तारीख को हो रहा है तो 1 तारीख वाला ज़्यादा सीनियर होगा। In the event of 2 or more deputy superintendent being appointed on the same date, the order of their seniority will be determined by the governor in council। और अगर मान लो दोनों ही सेम डेट को या दोनों ही 1 तारीख को अपॉइंट हुए तो वहाँ पे फिर गवर्नर इन काउंसिल जो होंगे वो डिसाइड करेंगे कि दोनों में से ज़्यादा सीनियर कौन है, कि ए सीनियर है या बी सीनियर है। देन इनके रिगार्डिंग इनकी कॉन्फिडेंशियल पर्सनल फाइल जो है वो भी मेंटेन होगी गजेटेड ऑफिसर्स की। तो कॉन्फिडेंशियल पर्सनल फाइल आर मेंटेन फॉर ऑल गजेटेड ऑफिसर्स बाय द इंस्पेक्टर जनरल। इंस्पेक्टर जनरल की फाइल मेंटेन करेंगे। एंड आर कंसीडर व्हेन एनी क्वेश्चन अराइजेज रिलेटिंग टू द फिटनेस और प्रमोशन इज कंसीडर, और फिर इस फाइल को तब कंसीडर किया जाएगा जब उनका कोई क्वेश्चन अराइज होगा फिटनेस के रिगार्डिंग या फिर उनके प्रमोशन के रिगार्डिंग, उस वक्त इस फाइल को कंसीडर किया जाएगा। अदरवाइज ये कॉन्फिडेंशियल रहेगी, कॉन्फिडेंशियल हमेशा ही रहेगी, बस प्रमोशन के वक्त फिटनेस के वक्त आईजी जो होंगे इसको कंसीडर करेंगे इनकी फाइल को, उनके रिकॉर्ड उसके अंदर मेंटेन होगा। The advancements of inspectors. The advancement of inspectors is regulated by the conditions of the incremental time scale, lays down the procedure for promotion to the rank of reserve inspector। अब क्या प्रोसीजर रहेगा, किस चीज़ के बेसिस पे हम करेंगे, तो पैरा 435 और पैरा 434 के अंदर दे रखा है कि किस हिसाब से इंस्पेक्टर्स की आगे प्रमोशन होगी। Then procedure for promotion of rank of public prosecutor and circle inspector. Promotion of the rank of public prosecutor and circle inspector is made on a provincial basis। तो इस तरीके से प्रमोशन होंगे वो किस बेसिस पे किए जाएंगे, प्रोविडेंशियल बेसिस पे किए जाएंगे। अब यहाँ पे जो इंस्पेक्टर जनरल है वो क्या करेंगे, 4 लिस्ट मेंटेन करेंगे सब इंस्पेक्टर की, हु आर अप्रूव फॉर ऑफिशिएटिंग प्रमोशन है। इसकी ये 4 लिस्ट है कि इनमें से कौन किस चीज़ के लिए प्रमोट होने के लिए सही है। अब ये किसके कौन कौन सी चीज़ के लिए लिस्ट बनाई जाएगी, कौन किस चीज़ के लिए प्रमोट होने के लिए है, जैसे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सर्कल इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट एंड इंस्पेक्टर इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, गवर्नमेंट, रेलवे, पुलिस। तो इस तरीके से 4 लिस्ट प्रिपेयर की जाएंगी आईजी के द्वारा कि कौन किस चीज़ के अंदर प्रमोशन के लिए सही रहेगा, एंड उस हिसाब से उनको फिर उस बेसिस पे प्रमोशन दिया जाएगा। देन अगर कोई टेम्प्रेरी वैकेंसीज है रैंक ऑफ इंस्पेक्टर के लिए तो उसको किस तरीके से भरा जाएगा। तो टेम्प्रेरी वैकेंसीज इन द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर विल बी फिल्ड बाय द डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, जो डीआईजी है वो इसको फिल करेंगे, ऑफ द रेंज बाय प्रमोशन ऑफ एन ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट, कि जो कोई ऑफिसर है उसको प्रमोट करके, कि इंस्पेक्टर खाली है तो उससे नीचे जो सब इंस्पेक्टर है उनको प्रमोट करके एक तरीके से इंस्पेक्टर बनाया जाएगा डीआईजी के द्वारा। या फिर रेंज कंसर्न हुज नेम इज ऑन द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट अप्रूव टू ऑफिशिएट इन द क्लास ऑफ इंस्पेक्टर इन विच द वैकेंसी इज अकर्ड, या फिर जो भी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हैं उनके पास कि इन लोगों को हम इंस्पेक्टर बना सकते हैं तो उनको भी इंस्पेक्टर बनाया जा सकता है।
पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी हो गई कि डीआईजी ही रेलवे पुलिस के अंदर या एंड एट द असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट बाय द प्रमोशन ऑफ एन ऑफिसर हुज नेम इज ऑन द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट अप्रूव टू ऑफिशिएट एज इंस्पेक्टर। तो इस जो ये है रेलवे पुलिस के अंदर जो असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का, इसको प्रमोट करके इंस्पेक्टर बनाया जा सकता है। फिर 445 जो पैरा है वो क्या बोलता है, दैट क्राइटेरिया फॉर कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल टू बी प्रमोटेड एज सब इंस्पेक्टर, की क्या क्राइटेरिया रहेगा, किस बेसिस पे आप कांस्टेबल को या हेड कांस्टेबल को सब इंस्पेक्टर बनाओगे। तो वो क्राइटेरिया जो है, जो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है वो हमें पैरा 445 के अंदर दे रखी है। देन पैरा 447 आता है जो कि हमें किस चीज़ का प्रोसीजर देता है, फॉर रिक्रूटमेंट टू द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, की किस तरीके से हम रिक्रूटमेंट करेंगे सब इंस्पेक्टर रैंक के लोगों को। पैरा 463A जिसको बाद में ऐड ऑन किया, इसके अंदर क्या बोला कि जो गवर्नर है उनको डिसाइड करना है सेक्शन 2 के अंदर पुलिस एक्ट के, दैट द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ सबऑर्डिनेट रैंक्स ऑफ द पुलिस फोर्स एनरोल्ड अंडर द पुलिस एक्ट, की क्या कंडीशंस रहेंगी या किन कंडीशंस के बेसिस पे सबऑर्डिनेट रैंक के जो भी ऑफिसर्स होंगे जो पुलिस एक्ट के अंदर एनरोल हो रहे हैं उनकी क्या कंडीशन होगी जिस बेसिस पे उनको रिक्रूट किया जाएगा, और क्या पे, लीव, पेंशन, अलाउंस, प्रोविडेंट फंड या जितनी भी अदर चीज़ें होंगी ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी जाएंगी। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है 463A के अंदर। तो ये आपका चैप्टर 30 कंप्लीट होता है। देन चैप्टर 31 आता है जिसके अंदर रिवॉर्ड्स के बारे में बता रखा है कि किस तरीके से रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे ऑफिसर्स को। तो अब ये 4 तरीके से रिवॉर्ड को क्लासीफाई कर रखा है, क्लास ए के रिवॉर्ड, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी, ABCD करके कर सकते हो। अब देखो ए के अंदर क्या आता है, क्लास ए का अवार्ड कब पे किया जाएगा, इट इज पेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग टू द अरेस्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ क्रिमिनल्स, अरेस्ट एंड कन्विक्शन ऑफ क्रिमिनल्स, की अगर आप क्या करते हो, अगर आप लीडिंग इन्फॉर्मेशन देते हो अरेस्ट या कन्विक्शन के रिगार्डिंग किसी क्रिमिनल के, तो क्लास ए का अवार्ड दिया जाएगा। इट इज़ पेड बाय द SP अप टू ₹250 फॉर ईच क्रिमिनल, 250 रुपये हर एक क्रिमिनल के ऊपर पे किया जाएगा। इट इज़ पेड बाय द IG और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल CID अप टू 2000 फॉर ईच क्रिमिनल और द इंस्पेक्टर विद सेंक्शन ऑफ गवर्नमेंट अप टू एनी सम। तो 2000 रुपये तक का अमाउंट पे किया जा सकता है और गवर्नमेंट की अप्रूवल से एनी सम, ये जो है ना इसके प्रोविजन के थ्रू एक बड़ा अमाउंट पे किया जा सकता है जिस व्यक्ति को जिसने भी यहाँ पे इस तरीके की लीडिंग इन्फॉर्मेशन दी थी अरेस्ट कराने की किसी को या कन्विक्शन दिलाने के लिए। देन क्लास बी होता है, इट इज़ पेड फॉर डिफाइंड एक्ट्स ऑफ गुड सर्विस और ब्रेवरी, मेरिटोरियस वर्क ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड गुड मार्कमैनशिप ड्यूरिंग एनुअल वेपन फायरिंग ड्यूरिंग मस्केटरी कॉम्पिटिशन्स, की अगर आप कोई अच्छे से कोई ब्रेवरी के एक्ट करते हो या गुड सर्विस करते हो या ट्रेनिंग के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हो, मार्कमैनशिप शो करते हो एनुअल वेपन फायरिंग के अंदर, तो उसकी परफॉर्मेंस के लिए आपको क्लास बी का अवार्ड दिया जा सकता है। ये कितना दिया जाता है, सुपरिटेंडेंट के द्वारा 100 रुपये तक का दिया जाता है हर एक जब भी अकरेंस के द्वारा ऑन हिज ऑन अथॉरिटी, एंड अप टू ₹1000 विद सैंक्शन ऑफ द डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, 1000 रुपये तक पे किया जाएगा जब DIG इस चीज़ का सैंक्शन देंगे तो, और अगर इससे लार्जर सम देना है तो फिर IG जो है उसका अप्रूवल देंगे और वो DIG जो है उसको पे करेंगे। क्लास सी का अवार्ड होता है, इट इज़ पेड टू चौकीदार अंडर 2 हेड्स, मेरिटोरियस सर्विस एंड स्पेशल सर्विस, इन 2 हेड्स के अंदर ये पे किया जाता है। क्लास सी का अवार्ड किसको पे किया जाता है, चौकीदार को पे किया जाता है। तो इट इज़ पेड फ्रॉम प्रोविजनल ग्रांट फ्रॉम विच एनुअल अलॉटमेंट्स आर मेड टू डिस्ट्रिक्ट, तो जो प्रोविजनल ग्रांट्स होते हैं ना जिससे एनुअल अलॉटमेंट की जाती है डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, उसी में से ये अवार्ड जो है इन लोगों को पे किया जाता है। और क्लास डी का अवार्ड होता है, इट इज़ पेड बाय डिपार्टमेंट अदर देन उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट एंड कोर्ट्स, प्राइवेट कंपनीज और पर्सन, तो जो भी डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश पुलिस के अलावा कोई और देता है तो उसको हम क्लास डी बोलते हैं, क्योंकि बाहर से भी कुछ आपको अवार्ड्स मिल सकते हैं। उसके बाद आता है पेमेंट ऑफ रिवॉर्ड्स, तो नो रिवॉर्ड ऑफ क्लास ABC विल बी पेड विदाउट द रिटर्न ऑर्डर ऑफ द SP, तो जब तक SP का रिटर्न ऑर्डर नहीं होगा तब तक ये रिवॉर्ड नहीं पे किया जाएगा। तो SP का रिटर्न ऑर्डर होना जरूरी है, ये आपसे MCQ में पूछ सकता है। तो सुपरिटेंडेंट रीडर्स विल मेंटेन रिवॉर्ड रजिस्टर इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म, और जो भी सुपरिटेंडेंट का रीडर होगा वो इसके रिगार्डिंग रजिस्टर भी मेंटेन करेगा कि किसको कितना कब किस चीज़ के लिए ये रिवॉर्ड जो है वो पे किया जा रहा है। अब क्या प्रोसीजर रहेगा कि अगर कोई रिवॉर्ड जो है प्राइवेट पर्सन से या कंपनी से रिसीव करना है, तो जो D वाले के अंदर बता रखा था, तो पुलिस ऑफिसर मस्ट नॉट रिसीव रिवॉर्ड डायरेक्ट फ्रॉम द प्राइवेट पर्सन और कंपनीज, ये नहीं डायरेक्टली उनके पास गए हाँ जी रिवॉर्ड दे, तो फिर तो वो करप्शन करना हो जाएगा। रिवॉर्ड फ्रॉम दिस सोर्सेज मस्ट बी पेड बाय SP इनटू द ट्रेजरी टू बी क्रेडिटेड इन द हेड 19 पुलिस मिसलेनियस अदर मिसलेनियस रिसीट्स, तो जो रिवॉर्ड्स है ये किस तरीके से होगा कि आपको इनके पास जमा कराना है एंड देन फिर ये आपको जो है वो पे करेंगे। देन चैप्टर आता है 32 जिसके अंदर डिपार्टमेंट पनिशमेंट एंड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑफ पुलिस ऑफिसर दे रखा है कि क्या उनको पनिशमेंट दी जाएगी डिपार्टमेंट के थ्रू पुलिस ऑफिसर्स को और किस तरीके से उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन स्टार्ट की जा सकती है।
तो पनिशमेंट के रूल्स हैं पैरा 477 से स्टार्ट होते हैं, जिसके अंदर क्या बोला गया है, द रूल्स इन दिस चैप्टर हैव बीन मेड अंडर सेक्शन 7 ऑफ द पुलिस एक्ट, क्योंकि सेक्शन 7 बोलता है कि ये चीज़ें आप कर सकते हो, तो उसके उसी के थ्रू यहाँ पे रूल्स बनाए गए हैं, एंड अप्लाई ओनली टू ऑफिसर्स अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 2, और ये जो रूल्स है सिर्फ उन्हीं ऑफिसर्स के ऊपर एप्लीकेबल है जो कि सेक्शन 2 के थ्रू अपॉइंट होते हैं पुलिस एक्ट के। No officer appointed under that section shall be punished by executive order otherwise than in manner provided in this chapter, कि आप किसी और तरीके से उनको पनिशमेंट नहीं दोगे, जैसे इस चैप्टर के अंदर बता रखा है उसी तरीके से आप उनको पनिशमेंट दोगे। तो अब ये किस तरीके से पनिशमेंट होती है, सबसे पहले डिपार्टमेंटल पनिशमेंट विच कैन बी अवॉर्डेड, क्या क्या दी जा सकती है, पुलिस ऑफिसर्स को, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल को और कांस्टेबल्स को। पुलिस ऑफिसर्स के साथ आप क्या कर सकते हो, डिसमिसल कर सकते हो या रिमूवल कर सकते हो फोर्स में से। इनको पनिशमेंट अवॉर्डेड टू पुलिस ऑफिसर्स, सेम जो इनको एप्लीकेबल हो रही है और सेम जो इनको एप्लीकेबल हो रही है, यानी कि डिसमिसल किया जा सकता है इन लोगों का। दूसरा, रिडक्शन एज डिफाइंड इन पैरा 482, तो इनका रिडक्शन किया जा सकता है, अभी देखेंगे ये पैरा 482 के अंदर। देन कन्फाइनमेंट टू क्वार्टर्स फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 डेज, की इनको क्वार्टर्स में बंद किया जा सकता है, कन्फाइन किया जा सकता है मैक्सिमम 15 दिन के लिए। एंड पनिशमेंट अवॉर्डेबल टू हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल, तो सेम इनको भी दी जा सकती है। देन विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन, का प्रमोशन रोक दिया जाएगा, इनको पनिशमेंट ड्रिल दी जा सकती है, और इनको फटीक ड्यूटी दी जा सकती है जिससे बहुत थकावट हो इनको। विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट इंक्लूडिंग स्टॉपेज एट एन एफिशिएंसी बार, तो इनको जो इंक्रीमेंट वगैरह है, जो इनकी सैलरी में इंक्रीज होना है, वो सब रोका जा सकता है। एक्स्ट्रा गार्ड ड्यूटी दी जा सकती है इनको। मिसकंडक्ट एंट्री इन द करेक्टर रोल, और जो करेक्टर रोल है इसके अंदर एंट्री की जा सकती है मिसकंडक्ट की, इन्होंने सही से बिहेव नहीं किया था। 478 जो है, स्टेट द पनिशमेंट में बी अवॉर्डेड ओनली आफ्टर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, की ये जो पनिशमेंट्स आप दोगे सिर्फ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग के बाद ही दी जा सकती है, उसके बिना नहीं दी जाएगी ये जो पनिशमेंट्स है। पावर्स ऑफ ऑफिसर फॉर पनिशमेंट, की कौन किसको पनिशमेंट देगा, तो गवर्नर जो है रिजर्व फुल पावर ऑफ पनिशमेंट विद रेफरेंस टू ऑल ऑफिसर्स, कोई भी ऑफिसर्स हो उनके रिगार्डिंग गवर्नर जो है उनको पनिशमेंट दे सकता है। देन आईजी जो होते हैं मे पनिश इंस्पेक्टर एंड ऑल पुलिस ऑफिसर्स ऑफ लोअर रैंक, तो जितने भी इंस्पेक्टर्स हैं या फिर जो पुलिस ऑफिसर है लोअर रैंक के उनको पनिशमेंट दे सकता है। डीआईजी जो होता है मे punish all officers and of one below the rank of inspector temporarily और permanently subordinate to them, तो ये जो है इंस्पेक्टर से नीचे के जितने भी लोग होते हैं उनको एक तरीके से पनिशमेंट दे सकता है डीआईजी जो होता है। ऑल ऑफिसर्स ऑफ एंड बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर से नीचे के रैंक के। देन एसपी जो होते हैं मे पनिश ऑल इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर टेम्पररी और परमानेंटली सबऑर्डिनेट टू हिम एक्सेप्ट विद डिसमिसल और रिमूवल, की किसी भी तरीके की पनिशमेंट दे सकता है लेकिन डिसमिसल या रिमूवल नहीं कर सकता इन लोगों का, जो इंस्पेक्टर या उससे नीचे के लेवल के ऑफिसर्स हैं। Any case in which proposes the dismissal or removal of any inspector or sub-inspector of any branch of the force must be forwarded to order of the डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, अगर वो चाहता है कि किसी इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर को रिमूव किया जाए तो वहां पे फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उन ऑर्डर्स को डीआईजी को फॉरवर्ड करना पड़ेगा, एंड डीआईजी फिर कंफर्म करेंगे कि इनको रिमूव करना है या नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर के अंदर वो रीजन लिख के देगा कि क्यों उनको वो रिमूव करवाना चाहता है। एंड देन सुपरिटेंडेंट जो होते हैं में पनिश ऑल हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल टेम्पररीली और परमानेंटली सबऑर्डिनेट टू हिम, तो हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल्स को भी पनिश कर सकते हैं जितने भी सुपरिटेंडेंट होते हैं। देन रिप्रिमांड की जा सकती है, पनिशमेंट विल बी इन्फ्लिक्टेड ओनली व्हेन दे आर एब्सोल्युटली नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ डिसिप्लिन, की जब बिल्कुल जरूरी है तब ये किया जाएगा। बिफोर इन्फ्लिक्टिंग और प्रपोजिंग पनिशमेंट अ सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट और रिजर्व इंस्पेक्टर मस्ट कंसीडर वेदर द रिप्रिमांड विल नॉट सफिस, तो वो देखेंगे कि क्या ये इसकी ज़रूरत है या नहीं है, फिर उसके बाद ही ये पनिशमेंट जो है वो दी जाएगी। डिसमिसल एंड रिमूवल ऑफ एन ऑफिसर, की अब किस तरीके से ऑफिसर का डिसमिसल या रिमूवल किया जाएगा। एन ऑर्डर ऑफ डिसमिसल विल बी पास ओनली व्हेन ऑफिसर्स कंडक्ट रेंडर्स हिज रिटेंशन इन द फोर्स अनडिजायरेबल, की डिसमिसल तभी किया जाएगा जब ऑफिसर इस तरीके का कंडक्ट शो करेगा कि उसकी जो रिटेंशन है फोर्स के अंदर वो अनडिजायरेबल है, वो खुद ही नहीं चाहता कि वो फोर्स में रहे, तो इस तरीके का उसका कंडक्ट है। अगर डिसमिसल मस्ट नेसेसरी फॉलो अ सेंटेंस ऑफ रिग्रेस इम्प्रिजमेंट, की जब भी डिसमिसल किया जाएगा तो उसके बाद उसको रिग्रेस इम्प्रिजमेंट दी जाएगी। एंड शुड एज रूल फॉलो अ कन्विक्शन फॉर इंटेंशनली और नेग्लिजेंटली अलाउइंग अ प्रिजनर टू एस्केप फ्रॉम कस्टडी इवन इफ द एक्यूज इज सेंटेंस्ड टू फाइन, तो डिसमिसल जो है वो उसके बाद एक रिग्रेस इम्प्रिजमेंट होना जरूरी है। एंड शुड एज अ रूल फॉलो अ कन्विक्शन फॉर इंटेंशनली और नेग्लिजेंटली अलाउइंग अ प्रिजनर, और उसको इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे कि उसने किसी प्रिजनर को नेग्लिजेंटली या इंटेंशनली कस्टडी से भगाया हो। इफ एसपी डज नॉट ऑर्डर डिसमिसल इन लेटर केस ही मस्ट सबमिट हिज प्रोसीडिंग टू डीआईजी, और अगर एसपी जो है इस तरीके से कन्विक्शन नहीं करता है डिसमिसल के केस के अंदर तो फिर उसको इस ऑर्डर को डीआईजी को फॉरवर्ड करना पड़ेगा। डिसमिसल परक्लूड्स द ऑफिसर डिसमिस फॉर बीइंग द री एम्प्लॉयड, और जो डिसमिसल अगर किसी ऑफिसर का हो जाता है तो फिर उसका री एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी।
लेज डाउन द रूल टू गवर्न द रिडक्शन इन सर्विस, और 482 के अंदर हमें दे रखा है कि क्या रूल्स फॉलो करने हैं अगर हमें सर्विस की रिडक्शन करनी है, कि अगर किसी की सर्विस कितनी थी उसका टर्म को कम करना है, तो वो सारी चीज़ें 482 के अंदर दे रखी है। ऑर्डर ऑफ अपहोल्डिंग इंक्रीमेंट एज पनिशमेंट, अब ये वाला ऑर्डर कौन कर सकता है कि इंक्रीमेंट को अपहोल्ड करने के लिए, कि आपकी इंक्रीमेंट नहीं की जाएगी एज अ पनिशमेंट के तौर पर। तो एवरी ऑर्डर जहाँ पे भी आपकी इंक्रीमेंट को रोका जाएगा एज अ पनिशमेंट के तौर पर, शेल स्टेट द पीरियड फॉर विच इट इज़ टू बी विदहोल्ड, तो उसमें लिखा जाएगा कि कितने टाइम के लिए आपकी इंक्रीमेंट रोकी गई है, 1 साल, 2 साल, 6 महीने, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी जाएंगी। सच पीरियड शेल नॉट एक्सीड 1 ईयर, तो ये जो पीरियड है वो 1 साल से ज़्यादा का नहीं होगा, तो 2 साल वाला नहीं किया जा सकता, 1 साल, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, इस तरीके से आप कर सकते हो। एंड शेल हैव इफेक्ट ओनली इफ पोस्टपोनिंग द इंक्रीमेंट फॉर द स्टेटेड पीरियड। देन नेचर ऑफ इंक्वायरी, की अब इंक्वायरी किस तरीके से की जा सकती है, तो नेचर ऑफ इंक्वायरी इन पर्टिकुलर केस विल बी वे अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द ऑफेंस, तो किस तरीके का ऑफेंस है उसी बेसिस पे इंक्वायरी की जाएगी। अगर आपने छोटा सा ऑफेंस किया तो उस तरीके की उसकी इंक्वायरी अलग होगी, आपने कोई मेजर ऑफेंस किया तो वहाँ पे उसकी इंक्वायरी अलग होगी। अगर मान लो कोई ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है शेड्यूल 2 ऑफ सीआरपीसी के हिसाब से, एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ इट इज रिसीव बाय डीएम, और डीएम को इसकी इन्फॉर्मेशन के थ्रू इसकी इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है, ही मे इन एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर अंडर सीआरपीसी either make an order to magistratal inquiry और order investigation by the police। तो यहाँ पे डीएम के ऊपर डिपेंड करता है, या तो वो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के ऑर्डर दे देगा या फिर वो पुलिस की इंक्वायरी के ऑर्डर दे देगा, यानी कि इन्वेस्टिगेशन की जाए पुलिस के द्वारा, तो दोनों में से कोई भी चीज़ के ऑर्डर किए जा सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है मजिस्ट्रेट के अलावा किसी और के थ्रू, यानी डीएम के अलावा किसी और के थ्रू, एंड ही टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, और वो ऑफेंस की कॉग्निजेंस ले लेता है, यानी यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर सीएमएम या इनकी, मतलब उत्तर प्रदेश में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही होते हैं, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात की जा रही है, तो फिर वहाँ पे वो उनकी कॉग्निजेंस ले सकता है, एंड ही शुड रिपोर्ट द केस वंस टू द डीएम, और वो उस केस को डीएम को भी रिपोर्ट करेंगे, मजिस्ट्रेट हु विल विड्रॉ इट टू हिज ओन कोर्ट, जो कि उसको अपने कोर्ट के अंदर खुद लेके जा सकता है, कौन से सेक्शन में, 410 411 ऑफ सीआरपीसी के अंदर। द डीएम में देन एक्ट एज थ्रू द ओरिजिनल कंप्लेंट हैड बीन मेड टू हिम, और देन डीएम उसको कैसे ट्रीट कर सकता है, जैसे कि ओरिजिनल कंप्लेंट उसको डायरेक्टली की गई हो। दिस पावर एक्सटेंड टू द केस अंडर सेक्शन 29 ऑफ द पुलिस एक्ट, तो ये पावर जो है सेक्शन 29 ऑफ पुलिस एक्ट के थ्रू भी आ रही है, बट मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी इन केस अंडर दिस सेक्शन विल बी ऑब्जर्व ओनली इन वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, की जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के ऑर्डर दिए जा सकते हैं, जैसे हमने देखा था कि 2 चीज़ें की जा सकती है, तो जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी है वो बहुत ही रेयर केसेस के अंदर दी जाती है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही दी जाती है, अदरवाइज इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस फोर्स ही दिया जाता है। प्रोसीजर व्हेन मैजिस्ट्रियल इंक्वायरीज ऑर्डर, अब क्या प्रोसीजर फॉलो होगा अगर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के ऑर्डर दिए हैं, तो व्हेन मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी इज ऑर्डर इट विल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द सीआरपीसी, तो वो सीआरपीसी के हिसाब से की जाएगी, एंड द एसपी विल हैव नो डायरेक्ट कंसर्न विद इट अंटिल कंक्लूजन ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, और एसपी का कोई भी उसके अंदर हाथ नहीं रहेगा जब तक कि जुडिशियल प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, और अनटिल एंड अनलेस द केस इज रेफर टू हिम फॉर फर्दर डिस्पोजल, या फिर खुद ही जुडिशियल प्रोसीडिंग या जज जो होते हैं वो बोलते हैं कि आप इसको फर्दर डिस्पोजल के लिए देखो, अदरवाइज जो पुलिस है उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी। प्रोसीडिंग में ना पुलिस ऑफिसर नेग्लिजेंटली और विलफुली लेट अ प्रिजनर एस्केप, कि क्या प्रोसीडिंग फॉलो करेंगे कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर खुद ही नेग्लिजेंटली या फिर खुद अपनी इच्छा से किसी प्रिजनर को भगा देता है, तो इफ एनी पुलिस ऑफिसर नेग्लिजेंटली और विलफुली लेट द प्रिजनर एस्केप डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 7 ऑफ द पुलिस एक्ट विल इनवेरिएबली बी टेकन, तो उसके अगेंस्ट सेक्शन 7 की डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स की जाएंगी। द पनिशमेंट अवॉर्डेड अनलेस देयर इज अनयूजुअल एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसेस विल ऑर्डिनरली बी डिसमिसल, तो यहाँ पे जो उसकी जनरली पनिशमेंट उसको क्या दी जाएगी कि उसको डिसमिसल कर दिया जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा। Before the final punishment order in the departmental proceeding is passed, Superintendent of Police must refer to their range Deputy Inspector General in each case for a decision whether prosecution should be instituted. And then punishment देने से पहले ये भी जो है एसपी जो होंगे वो जो भी उस रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल होंगे उनको एक बार फॉरवर्ड करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या इसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। केस शुड नॉट बी प्रोसिक्यूटेड अनलेस डेफिनाइट एविडेंस इज अवेलेबल टू शो कन्वीनियंस और क्रिमिनल नेग्लिजेंस, और केस जो है तब तक स्टार्ट नहीं होना चाहिए अगर आपके पास ऐसे एविडेंस नहीं है, डेफिनेट एविडेंसेस नहीं है जो कि आपको शो करेंगे क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी या फिर इस तरीके की कोई चीज़ थी, तो आपके पास एविडेंस है तभी आप उनके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करो। देन जुडिशियल ट्रायल ऑफ क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर, कि किस तरीके से जुडिशियल ट्रायल किया जाएगा अगर किसी पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट क्रिमिनल चार्ज लगता है, तो अगर कोई भी क्रिमिनल चार्ज लगता है किसी पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट, तो जो सुपीरियर हैं इन रैंक to a head constable shall in a separation district be tried by additional district magistrate judicial, तो इनके अगर इससे मतलब जैसे कि हेड कांस्टेबल से ऊपर के रैंक के कोई भी हैं तो वहाँ पे उनके अगेंस्ट कौन प्रोसीडिंग चलाएगा, जो भी एडीएम है जुडिशियल, तो वो इनके अगेंस्ट जो है एक तरीके से प्रोसीडिंग चलाएंगे। एल्सवेयर सच केस विल बी ट्राइड बाय जुडिशियल ऑफिसर हैविंग
लीज फॉर 4 years एक्सपीरियंस ऑफ जुडिशियल वर्क। अदरवाइज जुडिशियल ऑफिसर वो वाले अपने पास इसकी प्रोसीडिंग चलाएंगे जिनके पास एटलीस्ट 4 years का एक्सपीरियंस होगा। इन केस ऑफ जुडिशियल ऑफिसर विद रिक्विजिट एक्सपीरियंस इज नॉट अवेलेबल, मान लो 4 साल वाले या इस तरीके से कोई जुडिशियल ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, तो जो डीएम है विल कीप द केस ऑन हिज ऑन फाइल एंड ट्रांसफर इट टू एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव। और अगर नहीं है तो फिर डीएम अपने पास रखेंगे और फिर जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव है उनको इस केस को ट्रांसफर कर देंगे। डिपार्टमेंटल ट्रायल ऑफ पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 7 ऑफ पुलिस एक्ट की जो सेक्शन 7 के अंदर डिपार्टमेंटल ट्रायल होता है वो किस तरीके से चलता है। द पुलिस ऑफिसर में भी डिपार्टमेंटली ट्राइड अंडर सेक्शन 7 ऑफ द पुलिस एक्ट वेदर ही हैज और हैज नॉट बीन ट्राइड जुडिशियली। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके ऊपर जुडिशियल ट्रायल चला नहीं चला, सेक्शन 7 के अंडर आप उनके ऊपर डिपार्टमेंटल ट्रायल चलाओगे। आफ्टर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी अंडर सीआरपीसी के अंदर अगर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हुई है उसके बाद भी चलाया जा सकता है। आफ्टर अ पुलिस इन्वेस्टिगेशन अंडर सीआरपीसी और अ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, तो इन सब सिचुएशंस के अंदर इसके ऊपर क्या चलाया जा सकता है, डिपार्टमेंटल ट्रायल चलाया जा सकता है। देन द रिजल्ट ऑफ जुडिशियल ट्रायल ऑफ अ पुलिस ऑफिसर शुड बी अवेटेड। जो भी रिजल्ट होगा जुडिशियल ट्रायल का पुलिस ऑफिसर का, उसको क्या उसके अंदर क्या ट्रीटमेंट की जाएगी। पैरा 492 बोलता है व्हेनेवर अ पुलिस ऑफिसर हैज बीन जुडिशियली ट्राइड द एसपी मस्ट अवेट द डिसीजन ऑफ द जुडिशियल अपील। तो एसपी वेट करेगा, ये नहीं पहले ही उसके ऊपर कोई डिसीजन दे दे। तो अगर किसी के ऊपर ट्रायल चला है जुडिशियल तो वहाँ पे एसपी वेट करेगा कि क्या जुडिशियल डिसीजन आया और उसके अंदर जो अपील में जाने का प्रोविजन है उसका भी ध्यान रखेगा। इफ एनी बिफोर डिसाइडिंग वेदर फर्दर डिपार्टमेंटल एक्शन इज नेसेसरी, कि भाई इसके पास टाइम है अभी भी 30 दिन अपील में जाने का, तो 30 दिन का वेट करेगा कि कहीं अपील में ना चला जाए। तो अगर अपील में चला जाएगा तो फिर आगे कुछ नहीं किया जाएगा, फिर वापस जुडिशियल प्रोसीडिंग का वेट किया जाएगा। और अगर अपील में नहीं जाया जाता तो उसके बाद अगर कोई डिपार्टमेंटल एक्शन लेना है तो वो लिया जाएगा। 490 कहता है वेदर 493 वेदर अ पुलिस ऑफिसर ट्राइड जुडिशियली द एसपी हैज नो पावर टू री एग्जामिन। अगर कोई भी ऑफिसर जुडिशियली ट्राई होता है वहाँ पे एसपी के पास ये पावर नहीं है कि उसको री एग्जामिन करे, जुडिशियल प्रोसीडिंग कोई खराब बता दे, ऐसा नहीं कर सकता। प्रोसीजर व्हेन इंक्वायरी ऑफ द कंडक्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर हेल्ड बाय डीएम और एसडीएम, की क्या प्रोसीजर होगा जब कोई इंक्वायरी जो है किसके द्वारा हुई है, डीएम या एसडीएम के द्वारा। तो व्हेन अ पुलिस ऑफिसर और बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर हैज नॉट बीन क्रिमिनली प्रोसिक्यूटेड बट एन इंक्वायरी इनटू हिज कंडक्ट हैज बीन हेल्ड बाय डीएम और बाय सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट whose finding has been accepted by the DM, the accused must be tried departmentally। तो अगर किसी के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं है किसी ऑफिसर के अगेंस्ट, लेकिन उसके अगेंस्ट इंक्वायरी कंडक्ट की गई थी डीएम के द्वारा या सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट के द्वारा जिसने अपनी प्रोसीडिंग को वापस डीएम को सबमिट किया था, तो वहाँ पे उस ऑफिसर के अगेंस्ट वो जो एक्यूज है उसको डिपार्टमेंटली आप ट्राई करोगे। और कौन करेगा, एसपी करेंगे। If he does not accept the finding of the fact of magistrate shall be bound at the request of DM to refer the question to the DIG। देन सस्पेंशन ऑफ पुलिस ऑफिसर, की कब आप पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर सकते हो। ऑल पुलिस ऑफिसर आर लाइबल टू सस्पेंशन ड्यूरिंग डिपार्टमेंटल और जुडिशियल इंक्वायरी इनटू द चार्ज ऑफ मिसकंडक्ट। तो अगर कोई मिसकंडक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको सस्पेंड किया जा सकता है डिपार्टमेंटल या जुडिशियल इंक्वायरी के दौरान। द सस्पेंशन ऑफ ऑफिसर में बी ऑर्डर्ड बाय द अथॉरिटी हु हैज द पावर टू गिव हिम एनी फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंटल पनिशमेंट। तो ये जो ऑर्डर है उसके पुलिस ऑफिसर के कि उनको हमें सस्पेंड करना है, तो ये किसके थ्रू आएंगे, जो ऐसे ऑफिसर के थ्रू जिसके पास पावर है कि वो उनको डिपार्टमेंटल पनिशमेंट दे सकता है। हमने ऊपर देखा था कि कौन किसको ये डिपार्टमेंटल पनिशमेंट दे सकता होता है। इफ अ प्रोसिक्यूशन इज इंस्टीट्यूटेड बाय अ प्राइवेट पर्सन ऑन कंप्लेंट द एसपी मस्ट डिसाइड वेदर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस जस्टिफाई द सस्पेंशन ऑफ एक्यूज। तो अगर कोई प्राइवेट पर्सन की कंप्लेंट के ऊपर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुआ है तो वहाँ पे एसपी डिसाइड करेंगे कि क्या इसका सस्पेंशन होना जरूरी है या नहीं है। प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर इज अरेस्टेड इन क्रिमिनल चार्ज, तो अब क्या प्रोसीजर होगा अगर किसी क्रिमिनल चार्ज के अंदर किसी पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इफ अ पुलिस ऑफिसर नॉट बीइंग ऑन लीव इज अरेस्टेड ऑन क्रिमिनल चार्ज इन अ डिस्ट्रिक्ट अदर देन दैट ऑन विच ही इज पोस्टेड, कि भाई इस डिस्ट्रिक्ट में और दूसरी डिस्ट्रिक्ट में उसको किसी क्रिमिनल चार्ज के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है, तो जो सुपरिटेंडेंट होंगे डिस्ट्रिक्ट के इन विच ही हैज बीन अरेस्टेड शैल इन्फॉर्म द एसपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विच ही इज पोस्टेड। तो उसकी डिस्ट्रिक्ट के जो भी सुपरिटेंडेंट है उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका जो इस आपकी डिस्ट्रिक्ट का जो ये ऑफिसर था इसको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया, इसने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है। रेजिग्नेशन ऑफ पुलिस ऑफिसर की बात हो रही है कि अब किस तरीके से पुलिस ऑफिसर जो होते हैं वो रिजाइन कर सकते हैं। तो अब पुलिस ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर और बिलो कैन रिजाइन हिज ऑफिस ऑन गिविंग इन राइटिंग 2 months नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू रिजाइन। तो जो भी इंस्पेक्टर या उससे नीचे के रैंक के ऑफिसर्स हैं उनको कितने मंथ का नोटिस देना पड़ता है, 2 महीने का नोटिस देना पड़ता है कि वो रिजाइन करना चाहते हैं, इसके थ्रू वो अपनी रेजिग्नेशन दे सकते हैं। हाउएवर ही शैल नॉट विथड्रॉ फ्रॉम द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस अंटिल सच टाइम इज रेजिग्नेशन हैज बीन फॉर्मली एक्सेप्टेड बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। लेकिन 2 महीने का मतलब ये नहीं कि बस मैंने 2 महीने का नोटिस दे दिया तो अब मैं 2 महीने बाद जा सकता हूँ। तो ये 2 महीने का नोटिस को पहले एक्सेप्ट भी किया जाना चाहिए जो भी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उसके द्वारा। एंड ही हैज फुली डिस्चार्ज एनी डेट बाय हिम
एज सच पुलिस ऑफिसर टू गवर्नमेंट और एनी पुलिस फंड। तो अगर उसका कोई अमाउंट भी ड्यू है कि उसने कुछ पैसा देना है गवर्नमेंट का या पुलिस फंड का, तो वो भी वो पे करेगा, उसके बाद ही यहाँ से वो रिजाइन कर सकता है। देन अपील्स की बात की गई है कि किस तरीके से अपील की जाएगी। तो रूल्स रेगुलेटिंग अपील्स बाय गजेटेड ऑफिसर्स। गजेटेड ऑफिसर के केस में कैसे होगा, तो एवरी पुलिस ऑफिसर अगेंस्ट हुम एन ऑर्डर विद होल्डिंग इंक्रीमेंट्स टू पे और प्रमोशन इज पास अंडर चैप्टर 30। तो हमने देखा था कि हम इस तरीके का ऑर्डर कर सकते हैं। तो जिस भी ऑफिसर के अगेंस्ट इस तरीके का ऑर्डर हुआ है कि उसको इंक्रीमेंट नहीं देना, प्रमोशन नहीं देना, तो वो क्या कर सकते हैं, ऑर्डर अवॉर्डिंग एनी ऑफ पनिशमेंट एम्यूनरेटेड इन पैरास 478 इस पास इज एंटाइटल्ड टू प्रेफर एन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू द अथॉरिटी प्रिस्क्राइब बिलो। तो वो इन अथॉरिटीज के पास अपनी अपील लगा सकता है कि हमको गलत तरीके से हमारी जो प्रमोशन है या इंक्रीमेंट है वो रोका गया है। तो लोकल गवर्नमेंट को किया जा सकता है अगर ये ऑर्डर जो है वो इंस्पेक्टर जनरल का है, इंस्पेक्टर जनरल के पास किया जा सकता है अगर वो ऑर्डर जो है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल का है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के पास किया जा सकता है अगर वो एसपी का है, और डीआईजी के पास ही किया जा सकता है अगर वो कोई भी ऑफिसर का है जो कि पैरा 479F के अंदर दे रखा है। अपील टू बी सबमिटेड थ्रू एसपी। तो ये पूछा जा सकता है कि किसके पास किसकी अपील की जा सकती है, तो ये ध्यान रखना। Every appeal, whether appellant is still in the service of government or not, must be submitted through SP of police of the district. Appeal may not be submitted directly to any appellate authority. तो जो भी आप जिसके पास भी आप अपनी अपील सबमिट करोगे तो SP के थ्रू होकर सबमिट होगी। आप डायरेक्टली नहीं की, अगर आपको IG के पास करनी है तो आपने IG के पास कर दी, आपको डायरेक्टली सबमिट नहीं करनी है, आपको SP के थ्रू करनी है अगर DIG के पास जा रही है, जिसके पास भी आपकी अपील जा रही है। लिमिटेशन पीरियड, कितना लिमिटेशन पीरियड है कि आप कितने टाइम में अपील में जा सकते हो, तो आपको 3 महीने का लिमिटेशन पीरियड दे रखा है। देन प्रोवाइडेड अपीलेट अथॉरिटी में डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड कॉज शोन एक्सटेंड द पीरियड टू 6 मंथ्स। तो पीरियड आपके पास 3 मंथ का, अगर आप गुड कॉज शो करते हो कि आप क्यों 3 महीने में नहीं कर पाए, तो और एक्स्ट्रा 3 महीने का टाइम आपको दिया जा सकता है। तो मैक्सिमम 6 मंथ्स के अंदर आपको अपनी अपील फाइल करनी होती है। विद होल्डिंग ऑफ अपील, की अपील को विद होल्ड किया जा सकता है। तो जो IG होते हैं वो अपील को होल्ड कर सकते हैं टू द गवर्नमेंट विच इज एन अपील इन केस विच अंडर दीज रूल्स नो अपील लाइज, की जहाँ पे अपील की गई है और इन रूल्स के हिसाब से अपील नहीं की जा सकती थी, विच डज नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ रूल 6, की रूल 6 का प्रोविजन को आपने फॉलो नहीं किया। विच इज अ फर्दर अपील प्रेजेंटेड आफ्टर डिसीजन हैज बीन गिवन बाय द अपीलेट अथॉरिटी, की जो फर्दर अपील है कि पहले अपीलेट अथॉरिटी ने अपील का डिसीजन दे दिया, उसके बाद दोबारा से अपील लगाई गई है। The SP or any authority of high rank may withhold the appeal which does not comply with one or more of the provisions of Rule 4 or 5। तो Rule 4 या Rule 5 का को अगर आप फॉलो नहीं करोगे उनकी प्रोविजंस को, तब भी जो SP होते हैं या कोई और अथॉरिटी होती है हाईएस्ट रैंक की, वो आपकी अपील को रोक सकती है। नो अपील शेल लाई अगेंस्ट विदहोल्डिंग ऑफ अपील बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। देन प्रोसीजर ऑफ रिवीजन, की अगर रिवीजन का क्या प्रोसीजर रहेगा, जैसे हम क्रिमिनल लॉ में देखते हैं वहीं सेम रिवीजन का प्रोसीजर दे रखा है। The power of revision may be exercised in all cases where an appeal under para 508 suo motu by the authority to whom the appeal would lie। तो सीधी सी बात है कि जहाँ पे suo motu अपील लाई करती है वहाँ पे रिवीजन का प्रोसीजर है, क्योंकि खुद ही कॉल ऑफ करते हैं वो रिकॉर्ड को। द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस में रिवाइज एन ऑर्डर ऑफ सबऑर्डिनेट अथॉरिटी इन नॉन अपीलेबल केसेज एंड ऑल्सो इन केस ऑफ एक्विटल। तो जो IG को पावर दे रखी है कि भाई उससे नीचे के अगर कोई ऑफिसर कुछ भी ऑर्डर कर रहे हैं तो उसको रिवाइज कर सकता है, अगर वो केस जो है नॉन अपीलेबल है, और एक्विटल के केस में भी उसको रिवाइज कर सकता है। देन प्रोसीजर व्हेन अपील इज रिजेक्टेड, क्या प्रोसीजर फॉलो करोगे जब अपील रिजेक्ट हो गई, तो एन ऑफिसर हुज अपील हैज बीन रिजेक्टेड बाय एनी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द लोकल गवर्नमेंट इज एंटाइटल्ड टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर रिवीजन टू द अथॉरिटी नेक्स्ट रैंक अबव द दैट बाय विच द अपील हैज बीन रिजेक्टेड। अगर आपकी जो अपील है वो DIG ने रिजेक्ट किया है, तो उससे ऊपर के जो भी ऑफिसर हैं उनके पास आप क्या करोगे, रिवीजन फाइल करोगे। तो रिवीजन यही होती है, जब आपके पास अपील नहीं रहती तो आपके पास रिवीजन का ऑप्शन रहता है। पैरा 515 बोलता है दैट पुलिस ऑफिसर ऑफ ऑल रैंक आर फॉरबिडन टू अप्रोच ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिपार्टमेंट। अब आप दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के पास जाके अपील या इस तरीके की चीज नहीं करोगे। स्टेट दैट द पुलिस ऑफिसर ऑफ ऑल रैंक आर फॉरबिडन फॉर पिटीशन फॉर प्रमोशन एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय रूल। और आप जो भी पिटीशन है प्रमोशन की वो भी नहीं लगाओगे, अगर आपको रूल्स के थ्रू जैसे बता रखा है वैसे ही आप लगाओगे। रूल्स को फॉरबिड करते हुए या उसके अगेंस्ट जाते हुए आप इस तरीके की कोई पिटीशन नहीं लगाओगे। देन ट्रांसफर्स के बारे में बता रखा है चैप्टर 34 के अंदर, ट्रांसफर ऑफ गजेटेड ऑफिसर। तो गजेटेड ऑफिसर्स को इस तरीके से ट्रांसफर किया जाएगा, गवर्नमेंट इन काउंसिल के थ्रू किया जाएगा। द इंस्पेक्टर जनरल में ट्रांसफर पुलिस ऑफिसर नॉट अबव द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर थ्रू आउट द प्रोविजंस। जो IG हैं वो अपनी प्रोविजंस के थ्रू जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं जो कि इंस्पेक्टर या उससे नीचे लेवल के, उनको ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी पूरी प्रोविडेंस के अंदर। द DIG ऑफ पुलिस ऑफ द रेंज में ट्रांसफर द इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल्स। तो DIG को भी ये पावर दे रखी है। देन
ट्रांसफर विच रिजल्ट इन ऑफिसर बीइंग स्टेशन फॉर फार फ्रॉम देयर होम शुड बी अवॉइडेड एज मच एज पॉसिबल। तो ये बोल रहा है कि अगर कोई ऑफिसर अपने घर से बहुत दूर जा रहा है तो वो जो ट्रांसफर्स है वो अवॉइड करने चाहिए। ऑफिसर्स अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल शुड ऑर्डिनरली नॉट allowed to serve in districts in which they reside have or have landed properties। और ऑफिसर्स को ये भी अलाउ नहीं किया गया है कि जो भी कांस्टेबल से ऊपर के लेवल के हैं कि उनको ऑर्डिनरली वहाँ पे नहीं सर्व करने का ऑप्शन देना चाहिए जहाँ पे वो रिजाइड करते हैं या फिर उनकी लैंडेड प्रॉपर्टीज हैं। सब इंस्पेक्टर्स एंड हेड कांस्टेबल शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फॉर मोर देन 6 ईयर्स, कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 6 साल से ज़्यादा नहीं रहेंगे सब इंस्पेक्टर या हेड कांस्टेबल लेवल के जितने भी लोग हैं। एंड 10 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, जो सब इंस्पेक्टर है उनके लिए 6 साल है, हेड कांस्टेबल के लिए 10 साल है। एंड इन पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन नॉट मोर देन 3 ईयर्स, और एक पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर 3 साल से ज़्यादा नहीं रहेगा और एक हेड कांस्टेबल 5 साल से ज़्यादा नहीं रहेगा। SP में विद इन इज डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑल ऑफिसर्स एंड ऑफ एंड बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। तो SP के पास भी पावर है कि इंस्पेक्टर या उससे नीचे के लेवल के जितने ऑफिसर्स हैं उनको ट्रांसफर कर सकता है। तो ये हमारा पार्ट 3 खत्म हुआ एंड पार्ट 4 स्टार्ट होता है जिसके अंदर ट्रेनिंग के बारे में बता रखा है। छोटा सा चैप्टर है, विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स हमारा ये जो यूपी पुलिस रेगुलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 35 आता है ट्रेनिंग ऑफ गस्टेड ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर्स एंड रिजर्व सब इंस्पेक्टर की इनकी ट्रेनिंग किस तरीके से होगी। नॉलेज ऑफ ड्रिल टू पुलिस ऑफिसर, ऑल पुलिस ऑफिसर हैव टू लर्न ड्रिल व्हेन फर्स्ट अपॉइंटमेंट, कि उनको ये ड्रिल जो है वो सीखनी पड़ेगी जब भी वो फर्स्ट टाइम अपॉइंट होंगे। एंड ऑल एक्सेप्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एंड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आर रिक्वायर्ड टू कीप अप देयर नॉलेज थ्रू आउट देयर सर्विस। और तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अलावा और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अलावा जितने भी और लोग होंगे उनको नॉलेज अपनी जो है अप टू डेट रखनी पड़ेगी जब भी वो सर्विस के अंदर है। Reserve inspectors and all officers of superior rank must be proficient in the drill prescribed for all branches of their force। तो इनको जो है अपनी ड्रिल के अंदर प्रोफिशिएंट रहना है किसी भी ब्रांच के अगर वो हैं। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने की क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं। द क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर आर 2 years सर्विस एज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, की 2 साल का एटलीस्ट उन्होंने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के तौर पर काम किया हो, और अ थॉरो नॉलेज ऑफ इंग्लिश, की उनको इंग्लिश की अच्छी नॉलेज हो। A certificate of having passed the LLB examination of the Allahabad University in the Indian Penal Code, the Criminal Procedure Code and the Evidence Act with minimum 30% mark in each paper and aggregate 30% in all। तो उन्होंने LLB एग्जाम पास किया हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट में एटलीस्ट उनके 30% मार्क्स हों, और एग्रीगेट में भी 30% मार्क्स हो। पास होने की भी परसेंटेज नहीं है, 30 इससे ज़्यादा होती है, ये तो ऐसी रख दी इन्होंने। अ डिग्री ऑफ लॉ ऑफ वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश, या फिर किसी भी उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हो, ठीक है। तो ये लोग जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं। देन चैप्टर आता है 37 आखिरी, ट्रेनिंग ऑफ सब इंस्पेक्टर्स। ट्रेनिंग ऑफ सब इंस्पेक्टर के लिए क्या बोलता है, सब इंस्पेक्टर ऑफ सिविल पोस्ट मस्ट बी पास थ्रू द प्रोविडेंशियल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज। तो उनको जो ये प्रोविडेंशियल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है ये पास करना ज़रूरी है जो सिविल पुलिस होती है। From the date on which they are posted to districts as sub-inspector, civil police sub-inspector shall be on probation for period of 2 years। तो वो 2 साल के प्रोबेशन पे होंगे सब इंस्पेक्टर्स, on the expiry of which if he consider them fit for permanent appointment they may be confirmed by the deputy inspector general। और 2 साल के बाद वो फिट लगते हैं तो फिर उनको उनकी अपॉइंटमेंट जो है कंफर्म कर दी जाती है। Then training of head constable and constables, training of recruits both for civil or for the armed forces will be trained at such place and in such manner as the inspector general may determine, and on conclusion of their training will undergo such test as the inspector general may prescribe। तो उनको जो भी जगह जो भी ठीक लगती है IG को वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी जिस भी तरीके से उनको ठीक लगती है, और उसके बाद उनको एक टेस्ट करवाया जाएगा। तो इनका भी प्रोबेशन पीरियड होता है 2 साल का। उसके बाद फिर अगर ये फिट लगते हैं तो उनको फिर कंफर्म कर दिया जाता है कि हाँ आप लोग परमानेंट हो। If at the end of the probation the conduct and the work has been satisfactory and the recruit has been approved by the DIG of police, the service in the force, the SP will confirm his appointment। तो उनकी अपॉइंटमेंट जो है फिर वो कंफर्म हो जाएगी। इंस्ट्रक्शन इन लॉ एंड रेगुलेशन टू रिक्रूट्स, इंस्ट्रक्शन इन लॉ एंड रेगुलेशन विल बी गिवन इन द लाइन स्कूल्स बाय ट्रेन टीचर्स, जो भी ट्रेन टीचर्स होंगे उनके थ्रू इनको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी। अ डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस विल एज अ रूल बी प्लेस्ड इन जनरल डिस्चार्ज ऑफ द स्कूल with which he must visit when headquarters at least 3 times a week। तो 3 बार ही हफ्ते में जो DSP होगा जिसको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी वो इस ट्रेनिंग स्कूल को विजिट करता रहेगा। तो इस तरीके से जितना भी हमारे रेगुलेशंस है वो फॉलो किए जाएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। तो ये क्या थे, हमारे यूपी पुलिस रेगुलेशन थे। यहाँ पे हमने पूरा यूपी पुलिस रेगुलेशन कंप्लीट किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, तो आप वीडियोस के अंदर बने रहिएगा। आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।